गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान, अब्दुल्ला हुमा के साथ। कराची में रहने वालों को एक चीज़ बड़ी परेशान करती है, पर्टिकुलरली वो लोग जो कराची में रहने वाले थे नहीं लेकिन अब कराची में रहते हैं। जब इस शहर के हालात दोबारा से ऐसा महसूस होता है कि ख़राब होने लगे हैं, जैसा कि आपको पता है अली रज़ा आब्दी का अभी वाक़या हुआ, उसके बाद कल ये खबर आई कि साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर को किसी ने रोकने की कोशिश की और पिस्तौल भी तान ली थी, तो उससे भी ज़रा खौफ व हिरास की फ़ज़ा फैल गई थी। और फिर वो एक आपको सेंस आ जाती है दैट यू आर नॉट सेफ, और जो चीज़ें आप रोज़मर्रा की चीज़ें कर रहे होते हैं फिर आप नाप तोल के करते हैं कि अब जाऊं बाहर, ये करना चाहिए, ज़रूरी है, प्रायोरिटी है कि नहीं। तो वो एक आई मीन यू कैन नॉट लिव लाइक दैट। तो इस किस्म की जब खबरें मिलती हैं कि ये सब कुछ प्रिवेल कर रहा है तो फिर आप ज़रा परेशान हो जाते हैं और घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। वो फीलिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है जो कराची से बाहर जो लोग रहते हैं उनको होती है कि कराची जाना तो सेफ है नहीं। हम भी जब कराची नहीं रहते थे तो हमें यही खबरें भी मिलती थी और एहसास भी था कि भाई कराची कौन जाएगा, वो तो बड़ा खतरनाक शहर है। so लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो खदशात दोबारा से सर उठा रहे हैं। होपफुली ये सर उठाने से पहले ही कर्टेल कर लिए जाए, कंट्रोल कर लिए जाए, और जिस तरह अब हम बेधड़क होकर इस शहर में घूमते फिरते हैं, निकलते हैं, जिस तरह सारे अवाम इस शहर में बेधड़क होकर घूमते फिरते हैं, पुराने वाले हालात नहीं रहे हैं, वो सिलसिला बरकरार है। लेकिन आगे खबर पे जाने से पहले ये भी कह दें कि एक्चुअली सुनने में तो बड़ी चीज़ें आती हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इन अ सिटी, एनी सिटी जिसके बारे में शायद इतनी खबरें ना अच्छी आती हों, तो आपको एक सेंस ऑफ मतलब आप रहना शुरू कर ही देते हैं। इतना भी मतलब लोग रहते हैं तो इतना भी खौफजदा नहीं होते व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इन अ सिटी। बात हम कर रहे हैं जी फौजी अदालतों की, और अब आपको बताया कि फौजी अदालतों की मुद्दत ख़त्म हो गई और तौसी के लिए हुकूमत ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। पीपल्स पार्टी ने तो बता दिया कि वो क्या चाहती है। मुस्लिम लीग नून की खामोशी मानेखेज है। दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले के बाद 6 जनवरी 2015 को पार्लियामेंट ने मुश्तरका तौर पर आइन में 21वीं तरमीम के जरिए फौजी अदालतों की खसूसी इख्तियारात के साथ क़याम की मंजूरी दी थी, और इसके बाद 23वीं आइनी तरमीम के जरिए फौजी अदालतों में मजीद 2 साल की तौसी की गई। इस तौसी का इतलाक 7 जनवरी 2017 से हुआ था और अब इसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। आपको ये भी बताएं कि फौजी अदालतें ज़ेर समात केस निपटा सकेंगी, लेकिन अब नए मुकदमात नहीं भिजवाए जा सकते। पाक फौज का मौक़िफ़ है कि इस बारे में फैसला हुकूमत को करना है। हुकूमत को इन अदालतों की मुद्दत पर मज़ीद तौसी के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन के ताउन के बगैर बिल मंजूर नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि हर फोरम पर फौजी अदालतों के कानून की मुखालफत करेंगे। फौजी अदालतों के क़याम और इनकी मुद्दत में तौसी के वक्त मुल्क में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तहम मजीद तौसी के मामले पर अब तक मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। आपको याद है सारे खबर के बाद ही ये मामला सारा शुरू हुआ था और उसके बाद फौजी अदालतें कायम की गई थी। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ हम लेने की कोशिश करते हैं। सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बताइएगा कि फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का वक्त आ चुका है, काफ़ी हमने लंबी खबर भी दी है। पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि वो हुकूमत का साथ नहीं देगी। आप हमें ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून का क्या प्रोग्राम है इस हिस्से में। अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का कोई इजलास जो है वो नहीं हुआ, और इस बारे में पार्टी जो फैसला करेगी मैं उसकी पाबंदी करूँगा। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि फ़ौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी नहीं होनी चाहिए, और उसकी 2 बड़ी बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि सब मानते हैं और इस आइनी तरमीम में मौजूद है कि ये आर्जी हल है, और अगर ये है तो फिर इसको किस तरह से जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे बार बार जो है वो तोसी दी जा सकती है। तोसी जो है वो आर्जी हल की एक दफ़ा हो सकती है और मैक्सिमम 2 दफ़ा हो सकती है। दूसरी मेरी इस बारे में जो है वो मौक़िफ़ की वजह ये है कि बताया जाए कि फ़ौजी अदालतों से जिन लोगों को सज़ा दी गई उनमें से कितनों की जो है वो एग्जीक्यूशन हुई है। वो तादाद कम है। फ़ौजी अदालतों से सज़ा हो जाती है और उसके बाद जब एग्जीक्यूशन का मरहला आता है तो वो जाके सुपीरियर कोर्ट से, अदालत आलिया से या अदालत उज़्मा से जो है वो स्टे हो जाता है और वो वहाँ फिर लटक जाता है।
राइट, तो आपका कहना है कि ये बिल्कुल आर्जी है ये करना, और उसमें तौसीह नहीं हो सकती। राणा साहब ये बताइएगा कि माजी में तो आपकी पार्टी फौजी अदालतों की मुद्दत बढ़ाती रही है, लेकिन अब आप खुद इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। आप ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं, इन अदालतों की ज़रूरत मौजूद है या नहीं? पार्टी मौक़िफ़ को अगर एक तरफ भी रखा जाए तो। जी, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो हमारी एंटी टेररिस्ट कोर्ट हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनको जो है वो बेहतर माहौल दिया जाए, तो वो हमारे जो जजेस हैं वो इस बारे में बिल्कुल फ़ैसले करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, वो फ़ैसले कर सकते हैं और फ़ौजी अदालतों का मुतबादल जो है वो साबित हो सकते हैं। जो एविडेंस प्रोटेक्शन बिल लाया जाना था और जजेस को जो फेसलेस कोर्ट्स जो कि मकसद फ़ौजी अदालतों से हासिल होता है, अब किसी को नहीं मालूम कि फ़ौजी अदालतों के जजेस जो है वो कौन हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब पहली दफ़ा ये बात हुई थी आइन में तरमीम, तो उस तरमीम का जो यानी बयानिया था उसमें बाकायदा ये दर्ज था कि ये सिर्फ आर्जी तौर पे वन टाइम एक्सेप्शन जो है वो की जा रही है और इस दौरान कोर्ट्स को जो है वो तवाना किया जाएगा, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से इस बारे में जो है वो कोई काम नहीं हुआ। अच्छा राणा साहब, आपने अभी कहा है कि बिल्कुल वन टाइम सेटअप है और आर्जी तौर पर ये अदालतें चल रही हैं और इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं है, तो ऑब्वियसली आप भी कह रहे हैं, सब कहते हैं कि फ़ौजी अदालतें मसले का मुस्तकिल हल नहीं, लेकिन फिर मुस्तकिल हल क्या है? ये कोई बात नहीं कर रहा, ये हल क्या हो सकता है? क्या आप लोग इस तरफ कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, मुस्तकिल हल जो है वो पूरी दुनिया में ये चीज़ें जो हैं, जहाँ जहाँ पे दहशतगर्दी रही है, यूके को इस मसले को फेस करना पड़ा, इटली को करना पड़ा, श्रीलंका को करना पड़ा, तो मिसालें मौजूद हैं और फिर हमें अपने हालात के मुताबिक भी जो है इस बारे में आगे बढ़ना चाहिए। उसमें फेसलेस कोर्ट्स का जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो एक प्रैक्टिस भी है, दुनिया में कई जगह पे हुई है। और दूसरा है विटनेस प्रोटेक्शन, उसमें विटनेस की आइडेंटिटी जो है उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता, उसमें जज की जो शनाख्त है, आइडेंटिटी है, उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता और यही मसला है। फ़ौजी अदालतों से भी यही चीज़ जो है वो हासिल की जा रही है। आज कोई नहीं बता सकता कि फ़ौजी अदालतों के जजेस कौन है और वहाँ पे किन लोगों ने जो है वो विटनेस दी है। तो ये तरीक़ाकार जो है ये मैनेज हो सकता है, इसको मैनेज किया जाना चाहिए। इस बारे में गवर्नमेंट और अदलिया जो है वो इस बारे में अगर इक़दामात करें, लेकिन क्योंकि जब तक ये मुद्दत बढ़ती उस वक्त तक कोई नहीं करेगा। एंटी टेररिज्म कोर्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। राणा साहब, लास्टली ये बता दीजिए कि फ़ौजी अदालतों में तौसीह का मामला तो निमट जाएगा किसी न किसी सूरत में, मगर इसके बाद मज़ीद कानून साजी के मराहिल भी आने हैं, तो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी क्या है? हुकूमत का साथ देना है कानून साजी में? अगर गवर्नमेंट जो है वो पार्लिमान में और असम्बली के फोरम पे जो है वो हर वक्त इस कोशिश में रहेगी कि उसने अपोजिशन को गालियां देनी है और अपोजिशन को की तस्दीक करनी है, तो फिर हमने बर्दाश्त की है 3 माह, हमने कोई जवाब नहीं दिया। ये जब उठते थे डाकू डाकू चोर चोर, लेकिन अब हमने भी थोड़ा फिर जो है वो आगे से इनको इनकी ज़ुबान में हम उसको जस्टिफाई नहीं करते, मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे उसको जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन अब हमने इनकी ज़बान में इनको जवाब देना शुरू किया है और अब आने वाले दिनों में इनको ऐसे जवाब मिलेंगे कि जिनको ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इन लोगों को अपने माजी का पता नहीं है कि ये क्या है और किस तरह से ये दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं, तो जब इन पे उछलेगा तो फिर इनको जो है वो समझ जाएगी। तो इसलिए अगर तो ये माहौल रहा तो फिर उसमें तो तावन जो है मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बड़ा जो है वो मुश्किल होगा। लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हमेशा ये कोशिश भी रही है और उनका ये यानी उनकी सोच भी है। खुर्शीद शाह साहब को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो मैंने अब तक उनसे जो बात सुनी है, उनका भी, नवीद कमर साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, इसी तरह से असद महमूद साहब जो हैं MMA को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन सब का तो ये ख्याल है कि हमें पॉजिटिव लेजिस्लेशन में तावन करना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपके राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन
राणा साहब ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है ये मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल वही है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट को मजबूत और मौसर बनाया जाए, साथ ही विटनेस प्रोटेक्शन बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ये प्रोग्राम है ही नहीं जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें गवाहों की आइडेंटिटी सामने ना आना, क्योंकि कितने हाई प्रोफाइल केसेस में हमने देखा है कि बाद में गवाही देने वाले मार दिए गए हैं। एब्सोल्युटली। और एक बड़ा लेटेस्ट जो मुझे याद आ रहा है, लेटेस्ट तो नहीं मैं कहूँगी बट फिर भी रिसेंट मेमोरी में अयान अली केस जो था, उधर भी आपको याद है कि एक भुट्टो के केस पे बिल्कुल, मतलब इस तरह तो हम बहुत से एग्जांपल्स दे सकते हैं, पर लेट अस मूव ऑन नाउ। ये बात हो गई है। जल्दी से आपको बताएं कि गुज़िश्ता शब जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब शरीक थे। बहुत से मामला ज़ेर बहस आए, लेकिन बहुत दिलचस्प नोक झोंक भी हुई, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। मरियम को अवार्ड देना चाहिए, जितना पक्का मुंह बना के इन्होंने झूठ इस तरह बोला है, मुकाबला मतलब इस तरह जो है, इस तरह कभी राखी ने फिल्मों में अमिताभ बच्चन को बेटा इतनी संजीदगी से नहीं कहा जितनी संजीदगी से और पक्का मुंह बना के मरियम औरंगजेब ने झूठ बोला है। आपने अगर उनको कंपेयर ही करना है तो राखी के साथ ही करना है। मुझे पसंद है, आपको पसंद है? आई लाइक दैट। नहीं, वो जब माँ बनती है ना मरियम, दोनों एक जैसे, इनके कंपैरिजन जिनके साथ हो रहे हैं आजकल, मेरा राखी मुझे मंजूर है। आई लाइक राखी बिकॉज़ मैं वो एंड आई एम थैंकफुल टू फवाद टू कॉल मी राखी। मैं इंसल्टिंग तो हुई नहीं ना, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो एक्टिंग स्किल्स की बात कर रहा हूँ। और वो बहुत मरियम औरंगजेब सवाल का जवाब जबरदस्त हुकूमत यही कर रही है। आप कर दीजिए, पूछें, सवाल का जवाब ये आएगा। नहीं, आप करें ना, आप राखी पे ना जाए ना, आजकल वैसे इंडिया बहुत याद आ रहा है आप लोगों को। नहीं, पाकिस्तानी एक्ट्रेस का नाम He is funny वैसे। He is funny. She is giving it back to him as well. I like that. जो आजकल की जनरेशन है ना, वो सोच रही होगी कि राखी सावंत ने कब अमिताभ को बेटा कहा है। भाई राखी सावंत की बात नहीं हो रही है, पुरानी एक एक्ट्रेस होती थी राखी, उनकी बात हो रही है। राखी was married to गुलजार जो के बहुत ही अच्छे पोइट हैं, बड़ी अच्छे और लिरिसिस्ट हैं, तो she was married to him. But anyway, गूगल आप कर ले। Thank you so much for your comments. अच्छा, आप जो हमें ट्वीट्स करें, जल्दी से मैं आपको बता दूं कि आपका किसी ने हमें कहा है कि जी अब तो जो एसीज आते हैं वो कन्वर्टर होता है उनमें, तो आपके स्टूडियो में तो बिल्कुल ठंड नहीं होनी चाहिए। तो जी ठंड तो हमें लगती है, जो हम मशीनें हैं ना हमारे इर्द गिर्द, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको वो वाला एसी चाहिए होता है टू फंक्शन। तो लिहाजा आप समझे कि यहाँ हीटर नहीं हो सकता क्योंकि मशीनों को एसी चाहिए। हाँ, इंसान तो इंसान है, लाइटें हमारे इर्द गिर्द है ना, ये एसी के बगैर चल नहीं सकती। अभी हम आगे बढ़ जाएंगे और एक इंपॉर्टेंट इशू जिसमें हम बड़े परेशान हुए थे और हैरान भी हुए थे पिछले दिनों। आपको याद है ना, वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी, उन्होंने कुछ बड़े बड़े इंकशाफात किए थे, दावे किए थे, जिसपे हम तो कम से कम अचंभे में चले गए थे। और यू बीइंग फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, मैंने आप ही से पूछा था कि हुआ ये होता रहा है। but he was actually not only talking about कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, वो स्टूडेंट्स इन जनरल एंड ड्रग यूज की बात कर रहे थे। बट इसकी कुछ डिटेल्स हमारे सामने आई हैं, एंड देन वी आल्सो हैव अ गेस्ट जिनसे हम बात करेंगे। पहले आपको बता दें कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का सर्वे कहता है कि मुल्क भर में 2% तलबा यानी स्टूडेंट्स मंशियात के आदी हैं, 2% इनका ये कहना है। और ये आदाद-ओ-शुमार वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला के दावों की नफ़ी है, और वही वज़ीर जिनकी बदनसीबी देखिए कि उनका अपना भतीजा इस मामले में मुलव्विस निकला। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने कहा था कि इस्लामाबाद की 75% तालिबात और 55% तलबा मंशियात इस्तेमाल करते हैं। शहरियार आफरीदी ने मंशियात के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाने का भी ऐलान किया था। जरा सुन लें एक दफा। आप हैरान होंगे, एक सर्वे जो इस्लामाबाद के टॉप नॉच स्कूल्स का किया गया, 75% बच्चियां, गर्ल्स, मेरी और आपकी जो आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह जरिया बनाएगा, वो क्रिस्टल राइस यूज करती। 45% बच्चे यूज करते हैं। बच्चों के बैग्स में क्रिस्टल आइस को स्वीट्स, रैपर्स प्रॉपर तरीके, स्कूलों, बड़ों स्कूलों में, कैंटीन में बिक रही, कैफेटेरियाज में, होटल्स में। किसी को पता ही नहीं है, माँ बाप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बच्चे के पास स्वीट्स हैं, लेकिन उसको ये बेचारी को नहीं पता। लेकिन 2 रोज पहले इंकशाफ हुआ कि मनशियात के खिलाफ मुहिम चलाने वाले वज़ीर मुमलिकत का भतीजा तलाल नादिर आफरीदी मनशियात समेत पकड़ा गया, जिसे 2 साथियों समेत FIR के इंदराज के बाद जेल भेज दिया गया।
और रह गई बात इतनी बड़ी तादाद में तलबा के नशे करने की, तो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के हालिया सर्वे ने भी इसकी नफी कर दी है। हायर एजुकेशन कमीशन के ताबन से किए गए शोबा सोशियोलॉजी के सर्वे के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में नशा करने वाले तलबा की तादाद 2% से ज़्यादा नहीं है। सर्वे में 4,957 तलबा की राय ली गई, जिसमें 79% मनशियात के नुकसानात के कायल थे, जबकि 21% समझते थे कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ नहीं है। इस पर हमारे साथ मेहमान तो मौजूद है, लेकिन मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। हम पे आइएगा और हम ये बताना चाहते हैं कि हम अगर अपने पे बात रखें, हमें पता है कि हमारे भतीजे भांजे क्या कर रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू कैन नॉट ब्लेम अ चाचा और मामू कि उनके भतीजे भांजे क्या कर रहे हैं। हाँ, मेरा ख्याल है ब्लेम तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन कहने का मतलब है देखिए, आई गेस वो इतने पैशनेट जरूर है, हाँ, लेकिन वो पैशनेट शायद इसीलिए थे क्योंकि उनको पता चल गया होगा कि हमारे घरों में भी हो रहा है। बट एनीवे, दैट इज नॉट अंडर डिस्कशन। जरा हम पता करें कि ये फिगर्स जो कि बिल्कुल अब चेंज हो गए हैं कि ये हो क्या रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ऑफ दिस सर्वे, जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर इमरान साबिर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और हम ज़रा परेशान भी हो गए थे जब हमने पहले फिगर सुने थे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी के दावे पर बड़ी तशवीश थी हर किसी को। आप अपने सर्वे के नताइज के बारे में कितने पुरएतमाद हैं कि ये दुरुस्त है? जी, बहुत शुक्रिया हुमा। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर जो है बात करने का मुझे मौका दिया। देखें, इसका एक बैकग्राउंड है, वो ये है कि आज से तकरीबन 1 साल पहले जो है ये इस तरह की ख़बरें जो हैं वो तवातर से आना शुरू हुई थी। शहरियार आफरीदी साहब ने तो अभी जो है इसका जिक्र किया, क्योंकि ये सर्वे जो है ये बहुत पहले किसी NGO ने किया था और उसके नताइज जो हैं वो मुसलसल अखबारात की ज़ीनत बनते रहे और इसके ऊपर जो है किसी ने तहकीक करने की ज़हमत गवारा नहीं की और किसी ने ये पूछने की जो है वो ज़हमत गवारा नहीं की कि आखिर इस सर्वे के नताइज जो हैं वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। तो इसके ऊपर हमने एक प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया और उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन को जो है वो हमने रिक्वेस्ट की और उनका मैं बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें इसके ऊपर जो है वो फंड्स दिए, जिसकी वजह से आज हम जो हैं इसके इनिशियल फाइंडिंग्स जो हैं वो आपसे शेयर करने के काबिल हुए हैं। तो ये सर्वे जो है ये हमने तकरीबन 4 शहरों के अंदर जो है जी। डॉक्टर साहब, गो ऑन, आप ये सर्वे हमने तकरीबन 4 शहर, जी मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि ये सर्वे हमने जो है वो 4 शहरों के अंदर जो पब्लिक प्राइवेट स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा से जो है वो किया और जिसमें हमने तकरीबन 5000 के करीब तलबा जो हैं उनसे ना सिर्फ राय ली कि क्या वो ये समझते हैं कि मंशियात का इस्तेमाल जो है वो उनके लिए कोई मुस्बत असरात मुरतब कर सकता है, या वो ये समझते हैं कि उनका जो है उनकी राय जो है वो इसके हवाले से मुस्बत है। तो इसमें फॉर्चुनेटली जो हमारे पास नताइज आए हैं वो जो पहले दावे किए गए थे उनसे बिल्कुल मुतसादिम हैं और हमारे पास सिर्फ 2% तलबा ऐसे जो हैं वो आए जिन्होंने ये दावा किया कि वो मंशियात के आदी हैं। हाँ, ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 90% ऐसे तलबा थे जिन्होंने कभी ज़िंदगी में मंशियात का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा डॉक्टर इमरान, मैं ये आपसे यहाँ ज़रूर जानना चाहूँगा कि द सोसाइटी दैट वी लिव इन, यहाँ पर बहुत टैबूज़ भी हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और लोग इतने ओपन भी नहीं हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। तो मैं कितना रिलाय कर सकता हूँ उन क्वेश्चनेयर्स पर जो स्टूडेंट से पूछे गए कि उन्होंने सच बताया होगा? क्योंकि जाहिर है अगर मुझे नहीं लगता कि किसी से आके आप पूछें कि आप नशा करते हैं तो वो कहेगा हाँ मैं नशा करता हूँ। देखिए, हमारा जो इसमें जो मेथड होता है ना वो एनोनिमिटी के ऊपर बेस करता होता है। हम किसी की आइडेंटिटी जो है वो ना तो पूछते हैं और ना ही रिवील करते हैं। इस वजह से इस सर्वे के जितने भी क्वेश्चन वो उन तलबा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, उनको ये शॉर्ट ही दी गई थी कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो इस सर्वे के वजह से रिवील नहीं होगी। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि इस सर्वे के नताइज जो हैं वो काफ़ी हद तक रिलायबल हैं। और अगर आप इसके साथ साथ जो दूसरे स्टेटिस्टिक्स हैं, यानी तलबा का इसकी तरफ जो रुझान है
ये आप ये कह सकते हैं कि इसमें भी जो है वो हमारे पास जो नताइज निकले हैं वो ये है कि 79% स्टूडेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि मंशियात का इस्तेमाल जो है वो ना सिर्फ उनकी सेहत बल्कि उनके बाकी समाजी मामलात के लिए भी जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। और एक और मैं इंटरेस्टिंग फाइंडिंग आपके साथ शेयर करता चलूँ, वो ये है कि तलबा के ख़्याल के मुताबिक ज़्यादातर तलबा जो हैं वो मंशियात के आदी इस वजह से बनते हैं क्योंकि उनको पीयर प्रेशर की वजह से जो है वो इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब पीयर प्रेशर से मुराद ये है कि जो उनके बाकी जी डॉक्टर साहब, फाइनल सवाल, आपके सर्वे के मुताबिक 79% स्टूडेंट्स मंशियात के नुकसानात से आगाह हैं और 21 यानी 21% जो हैं वो मंशियात को तबाहकुन समझते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल काफ़ी बाशऊर है अकॉर्डिंग टू योर सर्वे, और शायद शहरियार आफरीदी साहब की मालूमात का ज़रिया ठीक नहीं था। क्या हम ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें देखिए तलबा जो हैं वो इस हवाले से बिल्कुल बाखबर हैं कि मंशियात जो है वो किस हद तक जो है वो ना सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं बल्कि उनके एजुकेशनल करियर के लिए और उनके प्रोफेशनल करियर के लिए भी जो है वो इसके नुकसानात जो हैं वो बड़े डेवास्टेटिंग हैं। और इसके साथ वो देवर वेल अवेयर के आइस और जो इस तरह के ख़तरनाक मंशियात हैं उनके कितने लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उनकी ज़िंदगियों के ऊपर। तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि शहरियार आफरीदी साहब को जो है वो गलत फीड किया गया, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह के स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आते हैं। ऑलराइट, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू एस्टैब्लिश। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी हमारे पास इतना ही टाइम, हम थोड़े से चौंक गए थे। आपको पता है इसके बारे में हमने काफ़ी देर बात भी की कि कैसे शहरियार आफरीदी साहब केम टू दैट फिगर्स। अब ये बड़ा ऑथेंटिक सर्वे हमें नजर आया है। शहरियार आफरीदी साहब तो बात कर रहे थे सिर्फ इस्लामाबाद की पर्टिकुलरली, लेकिन अब ये सर्वे जो किया गया है इसमें मुल्क के तमाम बड़े शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें आई गेस इट इज़ रिलायबल, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा डाउट था कि किस तरह आप पूछेंगे तो कोई बता देगा। तो जब एनोनिमिटी होगी तो जाहिर है अगर आपके पास एक पर्चा आएगा जो आपने किसी को बस जमा कराना है, आपको किसी को नहीं पता कि किसने फिल किया है, तो फिर आप 80% चांस है कि आप उसमें सही एनोनिमिटी से ये हो जाता है। बट एनीवे लेट अस मूव ऑन नाउ। एक बात जो एस्टैब्लिश हो गई है मुझे लगता है, और वो ये है कि हमारे जो हुकूमती नुमाइंदे हैं पर्टिकुलरली मुझे लगता है जो भी हुकूमत में आ जाते हैं उनकी जुबान ज़रा डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, लेकिन नॉट जो भी, कुछ लोग। अच्छा जल्दी से पर्टिकुलरली जिनको स्पोक्स पर्सन बनाया जाता है, आई गेस क्राइटेरिया ही यही है स्पोक्स पर्सन बनने का, जितने बदतमीज उतना अच्छा होता। वेल वी आर नॉट सेइंग इट, लेकिन कभी कभार हमें एग्जांपल्स ऐसे नजर आते हैं कि यू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट लाइन। बट एनीवे बात इस वक्त हम कुछ और कर रहे हैं। बात हम ये कर रहे हैं कि फैसल वाडा हो या फयाजुल हसन चौहान, तहरीक इंसाफ के वुज़रा मीडिया से अचानक क्यों नाराज हो रहे हैं तो समझ नहीं आ रही है, और यही हम बात भी करना चाह रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जी क्या हुआ, लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान सहाफ़ी के सवाल पर बरहम हो गए और सहाफ़ियों ने उनके रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। जमात इस्लामी के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद से मुतालिक ताज़ियती रेफरेंस के मौके पर फयाजुल हसन चौहान ने मीडिया नुमाइंदों से बात की तो सहाफ़ी ने सवाल किया। सिराजुल हक का कहना है कि मदीना जैसी रियासत का नारा खोखला साबित हुआ है। इस सवाल पर फयाज चौहान बहुत नाराज हो गए, जरा देखें। एक बात, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी मीडिया को भी अपने अंदर ले आनी चाहिए, सिर्फ आवाम को नहीं लानी चाहिए। मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। इतनी तमीज़ आपको होनी चाहिए कि काजी हुसैन अहमद साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं जो जमात इस्लामी के अमीर थे, और मैं अगर PTI का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। Sir, this happens around the globe. Whenever a political personality is there at an event, उसके बाद जो प्रेस टॉक होती है, जो मीडिया टॉक होती है, उसमें हर तरह का सवाल किया जाता है। मतलब आप अगर वेस्ट में देखें, क्रिसमस मैसेजेस के दौरान जो मीडिया होता है उनका, वो उनसे सवाल कर लेता है। दैट इज़ हाउ इट इज़। जब मौका मिलेगा, इंटरेक्शन होगी तो कोई क्यों बचा के रखेगा अपना सवाल। सो मतलब वो सेंस ऑफ ओकेजन वाली बात मीडिया को कहना, That can be said to a lot of ministers also. इससे पहले 2 जनवरी को वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वाडा सीनियर सहाफ़ी के सवाल पर भड़क उठे थे। ये भी देखिए। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ कि मुझे अगर एक दिन का नोटिस देगा कोई और वो भी जेल से मुजरिम आएगा या मुलजिम कह लें उसको, आपको वो आके सवाल जवाब करेगा और हीरो बन के कहेगा ये भी हमने किया और वो भी हमने किया। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने मैं नहीं दूंगा। ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे, लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं इसलिए मैंने मुनासिब समझा कोई जवाब दूँ। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक भी उठा के उधर कर देता। आगे जी।
अच्छा, एक अल्फाज होते हैं सॉरी और एक आपकी टोन होती है, मतलब कि ये बातें करना कि मैं बाप का नौकर नहीं हूँ तो ये बाप की सड़क नहीं है, मतलब Why are you even going there? ये बहुत हम पे आइएगा, अब हम पे आइएगा, हम कुछ बात करना चाहते हैं। एक्सप्रेशंस की बात हो रही है तो थोड़े से हमारे एक्सप्रेशंस भी आप देख लें, क्योंकि ये उसके बाद फिर आगे उल्टा सिखाया जाए कि मीडिया को ये पता होना चाहिए, मीडिया भाई यू आर गिविंग अस द फॉर्डर, हम तो सवाल कर रहे हैं, आप हमें फॉर्डर देते हैं, फूड फॉर थॉट जिसको कहा जाता है। पैसा बहुत हो, उस पैसे पे आपको नाज भी बहुत हो, तो फिर इस तरह के अल्फाज जो है ना वो जुबान से निकल जाते हैं। ये बाप का नौकर टाइप, वेरी बैड वर्ड, सॉरी, मतलब लहजा ही ऑफ है। फिल्मों में सेठ नहीं देखते थे, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, वो वाले। मतलब या तो फिर आप सुल्तान राही की जगह ले लें और अदाकारी करना शुरू कर दें। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक एंड योर ट्वीट्स, कुछ सजेशंस आप लोगों ने दी हैं हमें, तो हम ऑफ कोर्स आपके साथ मिलके हमने ये शो बनाया है, तो वील डू इट। चलें स्टार्ट करें। भाई मुझे किसी ने सजेशन दी है कि आप क्या करें, पता नहीं कौन सा कहवा पिए, कोई पूरी रेसिपी दी है, कोशिश करूंगा कि वो कहवा बना सके। अब्दुल्ला, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, अदरक का जो निकलता है ना, और दालचीनी, मैं तो सिर्फ अदरक भी, उसका जूस नहीं, खालिस अदरक, किसी और चीज में मिक्स ना करें उसको, आप पीने कड़वा सा होगा, चम्मच में डाल के, तो उससे गला ठीक हो जाएगा। ओके, आई एम गोइंग टू ट्राई दैट, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले आपसे बहुत कुछ शेयर करना है, तो शुरू करते हैं। यस, खबरों पे जल्दी से आते हैं। और आपने कल ये नोटिस किया होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने विराट कोहली और उनकी टीम को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी है, विच वाज सो कूल एक्चुअली, कौन करता है वरना। ट्विटर पैगाम में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, बर्रे सगीर की किसी भी टीम की जानिब से ऑस्ट्रेलिया में पहली मरतबा टेस्ट सीरीज जीतने पर विराट कोहली और इंडियन क्रिकेट टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आई लाइक इट, मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी। वेरी गुड जेस्चर। आई वांट टू सी कि विराट ने जवाब क्या दिया। विराट ने जवाब क्या दिया, जल्दी से आप विराट को ढूंढें कि क्या जवाब दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभार आपको यू शुड बी बिगर देन योर ओन सेल्फ, के ऑब्वियसली अदरवाइज तो हमें पता ही है इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात क्या रहते हैं, और ख़ासतौर पे जब स्टेटमेंट्स आती हैं तो उनमें तारीफ कभी भी नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं होती। तो इस तरह यू नो गेटिंग आउट ऑफ योर जोन और फिर तारीफ करना बिकॉज यू थिंक इट इज़ वेरी डिजर्विंग इज़ अ गुड मूव। आई लाइक इट। अच्छा, उसने टैग नहीं किया हुआ विराट कोहली को, इट्स जस्ट अ ट्वीट। तो आपको लगता है विराट को नहीं पता चला होगा कि पता तो चला ही होगा, बट आई कांट सी एनी रिप्लाई। चलिए जी, ऑलराइट, हम ढूंढते रहेंगे अब्दुल्ला, लेट अस मूव ऑन, क्योंकि आपको पता है कि हमारे गेस्ट फहीम सिद्दीकी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो अगली खबर पे हम जल्दी से आ जाएं और जल्दी से आपको बताएं कि पहले मुत्तहिदा 9-0 से महरूम हुई और अब बहादुराबाद ऑफिस भी बंद होता नजर आ रहा है। सियासी सरगर्मियां चलाने के लिए पार्टी का लाहे अमल क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में MQM रहनुमाओं के खिलाफ खिदमत खल्क फाउंडेशन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। FIA ने KKF के मुंजमद जायदादों की तफसीलात अदालत में जमा करा दी है। FIA ने बताया कि मुंजमद जायदादें कराची, हैदराबाद और खैरपुर में है। कराची में फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, रिफाय आम सोसाइटी, सुरजानी टाउन, औरंगी टाउन, मलीर, कस्बा कॉलोनी, गार्डन और लियारी में जायदादें हैं। मुतल्लका इदारों को इन जायदादों की खरीदो फरोख्त से रोक दिया गया है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक तहकीकात भी की जा रही हैं। कराची में जिन जायदादों को जब्त करने का हुक्म जारी किया गया है, इनमें बहादुराबाद में वाक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आरजी मरकज़ का नाम भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक MQM ने आरजी मरकज़ को बचाने के लिए FIA हेडक्वार्टर से राब्ते का फैसला किया है। इस केस में MQM के साबिक सेनेटर अहमद अली की जानिब से ट्रांजैक्शन का मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जा चुका है, जबकि मुकदमे में बानी MQM साबिक सेनेटर बाबर गौहर मफरूर हैं। इसी पर जरा बात करते हैं MQM के लिए अब जो नई मुश्किलात खड़ी हुई है, इसमें सियासी सरगर्मियाँ करने के लिए जाहिर है यू नीड अ पीस ऑफ लैंड एट द एंड ऑफ द डे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जी, जल्दी से इस पे बात भी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फहीम सिद्दीकी हमारे साथ हैं। फहीम, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि खिदमत खल्क फाउंडेशन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अब संजीदा होता जा रहा है। केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा है। आपको लग रहा है कि MQM खिदमत खल्क फाउंडेशन की जायदादें बचा पाएगी? देखिए, MQM बहुत मुश्किल में है और KKF के इस ज़रिए जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसने MQM की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। जहाँ तक ये बात है कि ये बचेगा नहीं बचेंगी जायदादें, ये तो खैर अदालत का फैसला होगा, तो फिर देखेंगे कि क्या इसके ऊपर फैसला आता है और फिर उसके साथ MQM के साथ क्या होता है। लेकिन अभी जो असल मसला है वो ये है कि ये जो भी जायदादें हैं, इनका अभी MQM क्या कर सकती है। MQM खुद उसमें से एक जायदाद के ऊपर जो है अपना मरकज़ी दफ्तर चला रही है और फिर जो दीगर सेटअप है वो भी MQM के पास है। MQM ने एक कोशिश ये ज़रूर की
की थी कि ये जो जायदादें हैं इन्हें फ़रोख्त करके इसका पैसा जो है वो पार्टी के जो इस वक्त खर्चात हैं उनमें जो है उसे इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन वहीं से जो इनके लिए सबसे पहले प्रॉब्लम शुरू हुई है कि उनको FIA की जानिब से वाज़े अल्फाज में कहा गया है कि कोई जायदाद आप नहीं बेच सकते, कोई ट्रांसफ़र आप नहीं करा सकते। तो यहाँ से बेसिकली MQM के लिए सारा मामला जो है शुरू हुआ, जब MQM ने खुद चाहा कि वो जायदादों को कुछ फ़रोख्त करे, एम्बुलेंस की फ़रोख्त के लिए इश्तिहार दिया वहाँ से। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, कल जैसे भी आपने अपने स्टोरी में भी इंट्रो में भी बताया कि MQM ने FIA हेडक्वार्टर में भी राब्ते किए हैं और उसके अलावा जो वफाकी हुकूमत है उससे भी जो है वो बड़े पैमाने पर राब्ते हुए हैं। MQM के जो वफाक में वुज़रा हैं उन्होंने राब्ते किए हैं और जो कराची है वहाँ पर भी इनके रहनुमाओं ने FIA हुकाम से मुलाकातें की हैं और जो दीगर वो हैं मुक़द्दर हल्के वहाँ पर भी इनकी मुलाकातें हुई हैं और इनको ये कहा गया आप किसी चीज़ को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन आप अपनी जो सरगर्मियाँ हैं वो फ़िलहाल जारी रख सकते हैं। MQM का यही मौक़िफ़ है कि हम पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी सियासी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, हमें सरगर्मियाँ करने की इजाज़त लेकिन सियासी सरगर्मियाँ कहाँ करेंगे ये भी अहम सवाल है, क्योंकि फ़हीम इससे पहले 9-0 हाथ से गया, अब बहादुराबाद वाला जो ऑफिस है उसके भी लाले पड़ गए, लेकिन एट द सेम टाइम MQM वफाक में PTI की इत्तेहादी है। तो आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत इस मामले में उनकी कोई मदद कर पाएगी? देखिए, मैं इसी तरफ आ रहा था कि जो MQM का मरकज़ है बहादुराबाद, उसके हवाले से चूँकि MQM ने सबसे ज़्यादा खदशात का भी इजहार किया है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है कि हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं और हमारे ही मरकज़ के ऊपर इस तरह की बातें हो रही हैं, तो MQM को जवाब में ये कहा गया कि आप ज़्यादा परेशान ना हों, आप जो है अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखें, अपने दफ्तर को भी जो है वो इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक अदालत का कोई फ़ैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक MQM की जो जायदाद, ये KKF की जो जायदादें हैं, इनकी ज़ब्ती के हवाले से कोई भी काम जो है वो शुरू नहीं हो सकेगा। और फैसला ज़ाहिर है अभी आने का कोई इम्कान फौरी तौर पर तो नहीं है, इसमें ज़ाहिर है कुछ टाइम लगता है, अदालती कार्रवाई है वो प्रोसेस होगी, उसके बाद ही जाकर जो है फैसला होगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि PTI जो है वो क्या रिस्पॉन्स करती है। तो जो MQM के ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि PTI की हुकूमत ने कहा है कि वो इन सारे मामलात को देख रहे हैं और MQM को इस हवाले से कुछ ज़्यादा मुश्किलात का सामना इंशाल्लाह नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बहुत क्लियर रहेगी, जो इस सारी सूरत हाल से मैं समझाऊँ कि MQM के ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी कि किसी भी वक्त ये मरकज़ भी जा सकता है उनके हाथ से और जो दीगर जायदादें हैं KKF की वो भी किसी वक्त जो है वो ज़ब्ती की तरफ जा सकती हैं। आपसी जो मामलात हैं उन पे भी रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि फारूक सत्तार साहब का वही मौक़िफ़ है कि झंडे का इस्तेमाल गलत है, ये दफ्तर का इस्तेमाल गलत है, नाम पे भी उन्हें कुछ एतराज़ात थे। जो आपसी कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी शायद उम्मीद पैदा हुई थी कि कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन अब वो उम्मीद भी दम तोड़ गई है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। MQM में जो ये रिफ्ट्स हैं, जो इख्तलाफात हैं एक दूसरे से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। उनकी वाकई कोई फ़िलहाल उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि वो किसी स्टेज पे जाके हल होंगे। फारूक सत्तार ने एक बहाली कमेटी बनाई, उसके बाद जो जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी उनमें कहीं भी कोई होप नज़र नहीं आई। MQM बहादुराबाद जो है वो फारूक सत्तार की रुकनीत ख़त्म करने के बाद बिल्कुल खामोश बैठी और वो ये समझते हैं कि फारूक सत्तार का कोई ताल्लुक़ नहीं है MQM पाकिस्तान से। फिर जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही थी उसमें जिस तरह से रज़ा अली आब्दी ने एक कोशिश की थी, उनके ऊपर अटैक हुआ जिसमें वो शहीद हुए, उसके बाद जिस तरह की चीज़ें हुई हैं उसमें हमें फौरी तौर पर नज़र नहीं आता कि MQM के ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के दोबारा करीब आ सकेंगे। सियासत है, हो सकता है किसी स्टेज पर आ भी जाएं, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अच्छा फ़हीम, ये भी बताइएगा और ये हमारा फाइनल सवाल है आपसे कि MQM ने बहादुराबाद ऑफिस बचाने के लिए FIA हेडक्वार्टर से राब्ते का फैसला किया है। आप नहीं समझते कि उन्हें अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ने पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि मामला तो ऑब्वियसली अदालत में है तो फैसला भी वहीं होगा? देखिए, FIA ने चूँकि ज़ब्ती के नोटिस जारी किए थे और जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं मुख्तलिफ अजला के जहाँ जहाँ ये जाए उनको ये नोटिस भेजे गए थे, तो ज़ाहिर है इसके लिए अदालत जाना एक ज़ाहिर केस है, वहाँ पे तो वो कर ही रहे हैं। उनका ये था कि हमें FIA से भी बात करनी चाहिए कि FIA का बेसिकली मौक़िफ़ क्या है इस सारे मामले के ऊपर, और FIA के साथ साथ उन्होंने दीगर जो अपने ज़राए हैं उनको भी इस्तेमाल किया। तो उसके बाद MQM को ये मशरूत यकीन दहानी मिली है कि आप जायदादें बेचने की दोबारा कोई कोशिश नहीं करेंगे, आप अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं। इस जो मरकज़ है बहादुराबाद में, इसमें भी अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं, आपको कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन बात वही है कि ये मशरूत है, MQM के ऊपर एक तलवार जो है वो लटकती रहेगी। अच्छा, लास्टली फ़हीम, वक्त तो हमारे पास बहुत कम है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कल रात आपको पता है साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर पर उनके मुताबिक हमले की कोशिश की गई, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, वो गाड़ी साइड से निकाल कर ले गए। अली रज़ा आब्दी का वाक़या कुछ दिन पहले हुआ है, हमने शो में आते ही ये बात की थी कि कराची के हालात फिर से ज़रा टेंशन देने लगे। कल रात जो वाक़या हुआ है, कुछ पता लगा उस बारे में?
जी अभी तक तो कुछ नहीं है। जो साबिक गवर्नर है मोहम्मद ज़ुबैर, उनका ये मौक़िफ़ है कि उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई, जबकि बावजूद इसके कि वो साबिक गवर्नर हैं। वो अपनी अहलिया के साथ गाड़ी में जा रहे थे जिस वक्त ये वाक़या हुआ है। उन्होंने देखा है कि 2 बाइकर हैं जो उनका ताक़ुब भी कर रहे हैं, उन्होंने उनके पास असला भी देखा है। तो मामला बहुत संगीन है। साबिक गवर्नर के हवाले से अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है तो यकीनन सिंध गवर्नमेंट के लिए भी एक तमाम फ़िक्रिया है, और जो स्टेट है जिसके हवाले से हम कहते हैं कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कि रजा लियाब्दी। और अगर हम पिछले 6 हफ्ते देखें तो 6 वाक़यात जो है हमें शहर में होते हुए नज़र आए हैं वक्तन फ़वक्तन। कभी चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर अटैक, कभी कायदाबाद में बम धमाका। तो एक सिचुएशन अमन व अमान की यकीनन हमें यहाँ पे थोड़ी सी मतलब नज़र आ रही है। और फिर मैं हमेशा जो एक बात कहता हूँ कि नीयत की कमी जो है वो ऐसे वाक़यात को का सबब बनती है। एक दफ़ा फिर फोकस होना पड़ेगा कराची के ऊपर, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, और फिर कोई मुश्किल नहीं है कि दोबारा से कराची में अमन जो है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम सिद्दीकी। बस ऐसा लग रहा है फ़हीम ने भी यही तज्ज़िया किया कि ज़रा हट सा गया है। यू नो, एक चीज़ जब ठीक हो जाती है तो फिर आप तवज्जो उतनी नहीं देते जितनी पहले दिया करते थे, लेकिन जब चीज़ बड़ी मुश्किल से ठीक हो तो उसको बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कराची के हालात भी बड़ी मुश्किल से ठीक हुए हैं, इनको मेनटेन करना मौजूदा हुकूमत की आपको पता है कि 1-2 चीज़ें होती हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं और फिर थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल, वो बिल्कुल एक स्पाइरल इफेक्ट हो जाता है। तो देयर नीड टू बी निप्ड इन द बड के अभी संभाला जाए। अभी आगे बढ़ेंगे हम और आज़म सवाती का मामला ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। आज़म सवाती वजारत से तो गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई पुलिस एक्शन नहीं हुआ। वो रुकने असम्बली भी रहते हैं या नहीं, फैसला सुप्रीम कोर्ट अब करेगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी आज़म सवाती के एहसासों से मुताल्लिक तहकीकात का मामला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भिजवाते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर मिस डिक्लेरेशन साबित हुआ तो अदालत उज़्मा देखेगी कि आज़म सवाती अहल हैं भी या नहीं। और उनका मजीद कहना था कि अभी भी वजारत पर आज़म सवाती का नाम चल रहा है और अदालती कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी यही दावा कर रही है। जरा सुन लें। साहब का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाके देख लें तो अभी तक वो वज़ीर भी हैं, और ये 3 दिन से बात चलती जा रही है कि सवाती साहब का इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म ने मंजूर नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस्तीफ़ा लिया। उन्होंने खुद इस्तीफ़ा नहीं दिया। ये बहुत वाज़िया फ़र्क है। और आपको ये बताएं कि हुकूमत के पास इसका जवाब है, मगर ना तो नोटिफिकेशन सामने आया और ना ही वेबसाइट पर नाम मौजूद रहने की ठोस वजह बताई गई। चीफ जस्टिस ने आज़म सवाती केस में रिमार्क्स दिए कि JIT रिपोर्ट में भी आया है कि वज़ीर के साथ पुलिस ने खसूसी बर्ताव किया, और इस मौके पर अदालती मावन ने बताया कि आज़म सवाती ने 2 असासों के बारे में गलत बयानी की। चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाती अहल हैं या नहीं, हम इस मामले को 62(1)F के तहत देख रहे हैं। ये रिमार्क्स पे क्या सवाती साहब मेरे जाने का इंतजार करें, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे। अभी हम इसी पे बात करते हैं। वज़ीर आज़म हाउस के तर्जुमान इफ्तिखार दुरानी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। बताइएगा, आज़म सवाती ने इस्तीफ़ा तो काफ़ी देर पहले दे दिया था, लेकिन नोटिफिकेशन का अब तक कुछ नहीं पता लगा, हमारी नज़र से नहीं गुजरा है। असम्बली की वेबसाइट पर भी वो अब तक वज़ीर हैं। सवाती साहब का इस वक्त स्टेटस है क्या, आप ज़रा एक्सप्लेन कर दें। सवाती साहब जो है 6 दिसंबर ऑनवर्ड से वज़ीर नहीं हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, ऑनरेबली उन्होंने खुद ही मुस्ताफ़ी हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने कोई कैबिनेट मीटिंग भी अटेंड नहीं की। और इस वक्त जो है, जो आपने पूछा कि वज़ीर लगाने का, तो नेचुरली एक आम वजारत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ज़रूर वज़ीर आएगा। अच्छा दुरानी साहब, फिर इन दैट केस ये भी बता दें कि आज़म सवाती के खिलाफ पुलिस या हुकूमत ने एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रही है, वजह क्या है इसकी? IG इस्लामाबाद अपेयर हुए हैं तो उनको उनसे जवाब तलबी करनी चाहिए थी कि जी उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया। अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो बिल्कुल जवाब उनको अमल करना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। हम अदालतों का एहतराम करते हैं और हम इदारे बनाने वालों में से हैं। हमने खैबर पख्तूनख्वा में जो 2 तिहाई अक्सरियत मिली है, उसकी मेन वजह ये थी कि हमने वहाँ पे इदारे मजबूत किए हैं, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये समझती है और प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि मजबूत इदारे ही मजबूत मुल्क की निशानी है, तो बिल्कुल उनको फॉलो अप करना चाहिए, डायरेक्शन है। दुरानी साहब, आज़म सवाती पर नाअहली की तलवार भी लटक रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया तो पार्टी शायद जहांगीर तरीन की तरह आज़म सवाती के साथ ही खड़ी होगी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखें, ये तो हमारी हमदर्दियाँ आज़म सवाती साहब के साथ हैं, लेकिन कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होगा उसको तस्लीम करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी हुकूमत तस्लीम करेगी। हम अदालतों का एहतराम करते हैं जी।
उनका हमारा आज तक जब भी हमने हमारे ऊपर कोई फ़ैसला आया तो हमने उसको नेचुरली आप अपने एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन हम अदालतों का एहतराम करते हैं और उनके जो जितने भी फ़ैसले होते हैं उनका मनो आन तस्लीम करते हैं। क्या आपने कैसे कह दिया कि हमदर्दियाँ आज़म सवाती के साथ हैं, बट एनीवे ये बताइएगा बतौर वज़ीर आज़म के तर्जुमान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से आए रोज़ क्यों उलझ रहे हैं? ये सवाल हम पहले भी कर रहे थे, एक हमने खबर के बारे में भी जिक्र किया, सवालात सुनने का हौसला क्यों नहीं है वज़ीरों में? मैं तो जी अगर मेरे बारे में पूछे तो मैं तो आप हमेशा कहते हैं कि जी आप मुस्कुराते रहते हैं, बाकियों की भी मुस्कुराना चाहिए, लेकिन एक बात जो है ना वो ज़रूरी है कि आप मुखालिफ ये भी तो देखें ना जी। अभी मैं आपको बताऊं लाइक्स ऑफ राना सनाउल्लाह, मतलब वो जो लैंग्वेज है या गुफ्तगू है वो भी तो देखनी चाहिए, या जावेद लतीफ़ साहब जो गुफ्तगू करते हैं उनको भी देखना चाहिए, और बाकी मैं गिनना नहीं चाहता, काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन नन दिलैस क्योंकि नेचुरली हम गवर्नमेंट में हैं, हमें ज़्यादा जो है मुदब्बर होना पड़ेगा, हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, और हमारे लोग भी सारे बड़े अच्छे सारे माशाल्लाह से अच्छी गुफ्तगू करते हैं। विद इन एक्सेप्शन एक सिचुएशन आ जाती है जिसमें कभी कभार जो है थोड़ा सा मूड ऊपर नीचे हो जाता है, नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, और हुकूमत का काम है बड़ा दिल रखना, हुकूमत का काम है सबका ख्याल रखना, और हम इंशाल्लाह ऐसे ही करते रहेंगे। और वज़ीर आज़म गाए बगाए इनको बताते भी रहते हैं, तो और कोशिश करते हैं कि सारे अच्छे अफ़ाम व तफ़हीम से आगे बढ़ें। शुक्रिया इफ्तिखार दुरानी साहब। लाइक्स ऑफ सर राना सनाउल्लाह, लाइक्स ऑफ फयाजुल हसन चौहान, लाइक्स ऑफ फैसल वाडा, बहुत से हैं। एनीवे क्या हम कंपैरिजंस करने छोड़ दें। अब्दुल्ला, आर यू फीलिंग बेटर? आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। कल से तो काफ़ी बेहतर है। At least I can speak today. Yes. अच्छा जी, आगे चलते हैं और जल्दी से आपको बताएं कि वज़ीर आज़म अस्पतालों के दौरे करके बता रहे हैं कि सेहत के शोबे पर बड़ी तवज्जो है, लेकिन पंजाब में इस शोबे का हाल जो है वो इतना अच्छा नहीं है। और आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मुसलसल क्लास हो रही है, और पीर को रात गए वज़ीर आज़म इमरान खान ने रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल का अचानक दौरा किया, इलाज मालजे के मयार का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म की ये कोशिश यकीनन तारीफ़ के काबिल है, लेकिन बात सिर्फ एक शहर की नहीं, मुल्क के सबसे बड़े सूबे में जहां उनकी हुकूमत है वहां का हाल कौन पूछेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद लाख मेहनती सियासतदान सही सुप्रीम कोर्ट के सामने परफॉर्मेंस पेश करने में नाकाम नजर आ रही हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अगर किसी को तौहीन अदालत का नोटिस मिला तो वो डॉक्टर साहिबा ही हैं। हेल्थ केयर कमीशन का मामला हो या बच्चों के लिए वेंटिलेटर्स की खरीदारी, पंजाब हुकूमत मुसलसल अदालत उस्मा की डांट सुन रही है। हाल ये है कि वज़ीर सेहत के दौरे ख़त्म होते ही अस्पतालों से सहूलियात गायब हो जाती हैं। इमेजिन, देहात और छोटे शहरों की महरूमियाँ तो अपनी जगह, लाहौर समेत दीगर बड़े शहरों में भी वजारत सेहत की सेहत नहायत ख़राब है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से बड़ी हाई होप्स थी। जो नाकदीन थे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी डॉक्टर यास्मीन राशिद से बहुत हाई होप्स थी कि वो डॉक्टर है, शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पॉलिटिशियन। तो वो जैसे ही आएंगी कुछ ड्रास्टिक बेहतरी आएगी, लेकिन ऐसी बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। विच ऑल्सो शोज यू एक्चुअली, क्योंकि एज अ पर्सन जब आप उन्हें देखें इतनी वो हार्ड वर्किंग हैं और बड़ी सही जगह पे उनकी नज़र होती है, लेकिन परहैप्स समटाइम्स यू आर हार्ड वर्किंग लेकिन सिस्टम्स आर नॉट वर्किंग इन योर फेवर, तो वो काम नहीं होता। जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब, you may not be necessarily a good administrator. एब्सोल्युटली, बिल्कुल हर किसी की काबिलियत होती है, शायद इस लिहाज से उनकी ना हो। रईस अंसारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, उनसे बात कर लेते हैं। रईस साहब, पंजाब के अस्पतालों में सेहत की मुनासिब सहूलतें ना होने पर सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत की सख्त सरजनिश की जा रही है, तो क्या वाकई इतना बुरा हाल है? वी आर बोथ थिंकिंग कि क्या हो रहा है वहाँ, आप जरा हमें क्लियर पिक्चर दे सकते हैं पंजाब के अस्पतालों का? देखिए, पंजाब के हॉस्पिटल जो हैं उसमें कोई ये नई बात नहीं है, ये पहले से बहुत बिगड़ा हुआ निज़ाम है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो खुद पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं उस दौर में अपने, और एक अच्छी वो मेहनती खातून है, उन्हें आए हुए सिर्फ 4 माह हुए हैं। अब 4 माह में तो ये नहीं हो सकता कि एकदम निज़ाम ही पलट जाए और सारा निज़ाम ठीक हो जाए। वो ठीक करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अगर आप जायज़ा लें जो नहीं लिया जाता, यहाँ पर माफियाज़ बन गए हुए हैं। अगर आप हॉस्पिटल में लाहौर के आएँ, यंग डॉक्टर्स का एक अलग माफिया है, प्रोफेसर्स का अलग माफिया है, नर्सिस का एक अलग माफिया है, पैरामेडिक्स का एक अलग माफिया है। यहाँ काम करने दिया ही नहीं जाता, अगर काम करने भी दिया जाए। अब अगर आप जायज़ा लें तो हॉस्पिटल जाएँ,
यहाँ मुश्किलात एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। सीनियर डॉक्टर को यंग डॉक्टर काम नहीं करने देते। ज़रा सा एक डॉक्टर को एक डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र करें, वो यंग डॉक्टर स्ट्राइक करके बैठ जाते हैं, जो उनका काम नहीं है। बाकी रही फंड्स की कमी है, जो क्या कहते हैं इसे, ये जो सेहत के मामलात हैं आजकल, स्पेशली आजकल सर्दी में बुखार, पेट ख़राब ये चल रहे हैं, उसके मामला तो अलग हैं। तो डॉक्टर साहब कोशिश में तो हैं, लेकिन वो ये कर नहीं पा रही। और दूसरी तरफ आप देखें जिस तरह दौरे हो रहे हैं, मैं हमेशा एक बात करता आया हूँ, इस तरह CM के हॉस्पिटल का दौरा करने से कोई हालात ठीक नहीं हो जाएंगे, इमरान खान के दौरा करने से हालात ठीक नहीं हो जाएंगे। पाकिस्तान के कितने हॉस्पिटल्स का ये दौरा करेंगे और कितनी देर वहाँ बैठे रहेंगे? बात है सिस्टम ठीक करने की। क्या यूरोप के जो इंग्लैंड का वज़ीर आज़म है वो क्या हॉस्पिटल्स के दौरे करता है? क्या ट्रम्प अमेरिका में हॉस्पिटल के दौरे करके हॉस्पिटल ठीक करता है? ये सिस्टम ठीक करने की बात है। हम चाहते हैं कि आप एक कंपैरिजन ड्रॉ करें कि शहबाज शरीफ और पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बड़े दावे करती थी कि सेहत के हालात, सेहत के मामलात बेहतर किए हैं पंजाब में उन्होंने, तो क्या अब सूरत हाल उससे बदतर है या वैसी है या उससे बेहतर है? एक तो ये ज़रूर बता दीजिएगा। दूसरा, सिस्टम अगर ठीक करने की बात है तो डॉक्टर साहबा को बखूबी इल्म है, लेकिन सिस्टम ठीक करने के लिए कोई पहला कदम भी उठाया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, वजारत सेहत पंजाब की तरफ से? जो आपने कंपैरिजन की बात की वो ठीक कहा है कि जब शहबाज शरीफ का दौर था उसमें इस वक्त से पहले कदरे हालात बहुत बेहतर थे, एमरजेंसीज़ के बेहतर थे, हॉस्पिटल्स के बेहतर थे, लेकिन इस वक्त जो है उससे मुख्तलिफ हैं। अभी तक जो ये इन्होंने कोई ड्रास्टिक बड़ी चेंजेस नहीं लाए, लेकिन ये कोशिश में है कि हॉस्पिटल्स के जो है निज़ाम ठीक करें, लोगों को अद्वियात मिल जाएँ। लेकिन जो चीज़ें शहबाज शरीफ दौर में बनाई गई, बेशक अभी स्टार्ट नहीं हुआ, किडनी लीवर इंस्टीट्यूट स्टार्ट नहीं हुआ, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर बने, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज बनी, कार्डिक इंस्टीट्यूट बने, भावलपुर में बने, राजनपुर में हॉस्पिटल्स बने, ये सिर्फ शहबाज शरीफ के दौर में बने। लेकिन इस वक्त हाल ये है कि हेल्थ छोड़े कहीं भी पैसा खर्च ही नहीं कर पा रही है, पैसा रिलीज़ नहीं होने दे रहे, सिर्फ इसी से रिलेटेड साहब जल्दी से हमें ये भी इस बात की तस्दीक कर दें कि कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सेहत का बजट कम कर दिया है, तो क्या वाकई ऐसा है या ये सिर्फ महज इल्ज़ाम है? नहीं, अभी इल्ज़ाम है, बजट तो कोई कम नहीं किया सेहत का इन्होंने, बल्कि सेहत का जो बजट है वो पहले ज़्यादा, सिर्फ ये जो मसले नज़र आ रहे हैं, ये मसले सिर्फ इसलिए नज़र आ रहे हैं कि अभी फंड्स को प्रॉपर तरीके से इन्होंने यूटिलाइज़ करना नहीं शुरू किया, डरे बैठे हुए हैं। ये भी डरे बैठे हैं कि कहीं किसी को ठेका दे देंगे तो हमारे गले ना पड़ जाए। जो पिछले जिन लोगों को पैसे देने, जिसने कोई भी पिछली गवर्नमेंट है, अगर पिछली गवर्नमेंट IMF से कर्जा लिया वापस तो इस गवर्नमेंट ने करना ही करना है। जो कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार जो चीज़ें दे चुके हैं उनको पैसे नहीं दे रहे हैं। ये पैसे देंगे तो आगे से काम शुरू होगा। ये डरे बैठे हैं, अफसरान डरे हुए बैठे हैं कि हम पिछले साइन कर दें, कि हमें नैब ना पकड़ ले, हमें एंटी करप्शन चेक ना कर ले। उस वजह से ये निज़ाम सारा का सारा तकरीबन खड़ा सा हो गया है। तो ये तनख्वाहें मिल रही हैं, मेडिसिन के पैसे मिल रहे हैं, ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, ना कोई वार्ड बन रहे हैं, ना कोई इसमें बेहतरी नज़र आ रही है, ना उनमें सफाई नज़र आ रही है। एक बेड पे 3 बच्चे पड़े हुए हैं, एक बेड पे 2 लोग पड़े हुए हैं। तो ये मसले मसाइल इस वक्त यहाँ ज़्यादा खड़े हुए हैं। लेकिन बच्चों के वो इल्ज़ाम है बजट कम करना, बजट ऐसा हेल्थ का कोई बजट कम नहीं किया, हेल्थ पे और एजुकेशन में इनकी तवज्जो ज़्यादा है। लेकिन मसला सिर्फ है कि ये बहादुरी से काम करें, ये जो लोग जिनके पैसे पिछले जो पैसे रुके उनके पैसे दें। जो इस तरह हमारा इंडस्ट्री का हाल है, हमारे भी पैसे रोके हुए हैं उन्होंने ऐड के। मेरी इमरान खान से बात हुई थी तो कह रहे तो पिछली गवर्नमेंट ने किया, तो मैंने कहा क्या पिछली गवर्नमेंट ने IMF ने कर्जे लिए, आपने देने बंद कर दिए? कह रहे नहीं। तो मैं कहा फिर हमारे पैसे भी जारी करें इंडस्ट्री के, मीडिया के। तो ये जाहिर है जो काम हुए जो हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको तो फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं, हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। रईस साहब, लास्टली अगर बता सके हेल्थ केयर कमीशन का क्या बना, अब तक क्यों मसला बना हुआ है इसकी तश्कील का? नहीं, हेल्थ केयर कमीशन के इन्होंने कल वो एक जस्टिस साहब हैं उनकी सरबराही में कायम कर दिया हेल्थ केयर कमीशन, और उसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स, उसमें GM सिकंदर, पुराने ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने कल नोटिफाई कर दिया है, और हो सकता है आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए। जो नए नाम है वो कल नोटिफाई कर दिए गए हैं, वो काम शुरू कर देगा हेल्थ केयर कमीशन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। रईस अंसारी साहब मौजूद थे। तो यस, बड़ी रियलिस्टिक उन्होंने मसले बताए हैं।
कि डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो रहा, सिस्टम में बेहतरी लाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही, सिर्फ मेडिसिन के लिए पैसे दे रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं। और इस बात से इतना दुख होता है क्योंकि यकीनन ये सिर्फ मेडिकल एवेन्यू में नहीं है, ये हर जगह है विद द न्यू हुकूमत एंड विद आवर ट्रैक रिकॉर्ड एज वेल, जो हम करते आए हैं कि डर रहे हैं कि किसको ठेका दें, बिकॉज जिसको ठेका देंगे कोई गंद पड़ेगा, जो कि हमेशा होता रहा है, और फिर पकड़ इनकी होगी। तो आई कैन इमेजिन कि लोग जो हैं वो मोहतात हो जाते हैं कि अब हम काम करें भी तो किसके साथ करें। बट वी ऑल्सो नीड टू क्लियर दैट थिंग एंड गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट एज वेल। जब भी हम अपनी सिचुएशन से समझौता कर लेते हैं ना, तो कि चलें बाकी दुनिया में बड़े अच्छे मौसम चल रहे हैं, बर्फ़बारियाँ हो रही हैं, ब्ला ब्ला, तो हमारी टीम हमें ऐसे विजुअल्स दिखा देती है कि हम वापस एकदम सड़ जाते हैं। जैसे कि भाई लगाएं ये नॉर्दर्न एरियाज में बिल्कुल बर्फबारी हो भी रही थी और अभी दोबारा से भी होनी है। हुंजा के कुछ शॉट्स आए हैं सुबह एंड दे आर ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल। लुक एट दिस, ये कोई मजाक चल रहा है कि हम मतलब अपनी अभी तक कराची शहर में हम सफाइयों का ही सोच रहे हैं और बाकी जरा मुल्क देखें कि कितना खूबसूरत। तो ये हुंजा में मैं क्या करूंगा, फ्रीज हो जाऊंगा। हाँ बट अब्दुल्ला वहाँ पीपल आर इक्विप्ड फॉर दिस ठंड। ये तो नहीं कि एक दिन गर्मियों में बैठे हुए थे कि और जी ठंड आ गई ऊपर से। दे नो कि दिस इज गोइंग टू हैपन, दे आर इक्विप्ड फॉर इट। ऑफ कोर्स चैलेंजिंग होता है, हर मौसम चैलेंजिंग होता है। गर्मियों में हम मर नहीं जाते क्या गर्मी में इधर, तो उसमें भी हम जी लेते हैं, कुछ कर ही लेते हैं। फॉरगेट एवरीथिंग, इसकी खूबसूरती देखें बस। ओहो अच्छा, मुझे नहीं पता कितने लोग रिलेट कर पाए, लेकिन पहाड़ों में मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दिन रह नहीं सकते। हाँ, मुझे ये फीलिंग आती है कि पर्टिकुलरली दोस्त हु हैव लिव्ड इन द सिटीज़, पहाड़ों में रह के ना ज़रा डिप्रेशन सा होने लगता है, पर्टिकुलरली शाम जैसे ही ढलती है तो पहाड़ हॉन्ट करते हैं, क्योंकि वो सारे खामोश से हो जाते हैं और फिर अंधेरा हो जाता है। पहाड़ों के दो ही मेरे लिए रूल्स हैं, एक तो अच्छे मौसम में जाएं और बहुत सारे लोग आपके साथ हो, बहुत लोग हो, लाइक अ लॉट ऑफ लाइक बिग फैमिली। अब वो अक्सर लोग कहते हैं ना जी हनीमून पे हम कहीं नथिया गली इधर उधर चले गए। It can be the most depressive honeymoon you can imagine. मुझे तो लगता है कि तबाही हो जाए हनीमून। बट एनीवे, गोल्डन ग्लोब्स देखे आपने? नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ। अभी मेरा ख्याल है विनर्स लिस्ट पड़ी थी। हाँ, विनर्स वगैरह की ना। अच्छा जी, तो हम आपको दिखा दें जल्दी से, रेड कारपेट दिखाते हैं ताकि पता भी चल जाए कि क्या पहना हुआ था लोगों ने। आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड, यू नो व्हाट द स्टार्स आर वेयरिंग। तो गोल्डन ग्लोब्स ही हो चुके हैं और इस तकरीब में फिल्मी और टीवी सितारों के अलावा नजरों का मरकज एक आम सी मॉडल भी थी। इंटरेस्टिंग आपको चीज़ बता रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, इतने स्टार्स, बहुत स्टार्स ज़ाहिर है, उनकी मौजूदगी में एक आम सी मॉडल भी स्टार जो कि एक पानी बेच रही थी, पानी बेच नहीं रही थी, पिला रही थी, पानी पिला रही थी। मगर हुआ कुछ यूँ कि मेहमानों को पानी पिलाने वाली एक मॉडल कैलिथ कथबर्ट इनका नाम है, पानी की बोतलों की ट्रे लेकर रेड कार्पेट पर फोटो शूट के लिए आने वाली हर स्टार सेलिब्रिटी के पीछे नजर आई और हर पिक्चर का तकरीबन ये हिस्सा रही है। फीजी वाटर गर्ल इनको कहा गया और सोशल मीडिया पे भी मतलब धूमें मच गई। स्टार्स को लोग कम देख रहे थे और फीजी वाटर गर्ल जिसने अपने आप को ऐसा स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया हुआ था कि वो लिटरली हर पिक्चर में आ गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्चुअली शी वाज सपोज टू बी देयर एज वेल, क्योंकि वो वाकई पानी जो स्टार्स वगैरह को इतनी वॉक होती है, पानी वगैरह चाहिए होता है, तो शी वाज डूइंग हर जॉब। बट वो इतनी स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट थी कि हर तस्वीर में वो ज़्यादा अच्छी नुमाइयां है। I think it's very clever of her as well. I think so too. Clever of her और clever of that water company also. उनकी तो वारे न्यारे हो गए। इतनी स्टनिंग लड़की जो है वो पानी पिलाने के लिए रखी। नहीं मतलब स्टनिंग लड़की तो बार बार आप कह रहे हैं तो आपको बहुत स्टनिंग लग रही है, हमें यकीन है इस बात का, लेकिन मतलब कि उनका पानी मशहूर हो गया। लड़की को ही देख रहे थे या हाथ में ट्रे भी देखी थी कि उसने पानी? भाई खातून मशहूर हुई है, पानी किधर से मशहूर हुआ है? चलो जी, मतलब कि कोई खबर की तो तहस नहस मचा दी ना अब्दुल्ला ने।